जय हिंद स्टूडेंट्स। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मार्च महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। इसके पहले मैं 2 पार्ट्स में इनको मैं वीडियोस ला चुका हूँ। टोटल 100 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं मार्च महीने के। तो 25-25 करके मैं 4 पार्ट्स में ये वीडियो लाया हूँ। ऑलरेडी जैसा कि मैंने बताया 2 पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ, ये तीसरा पार्ट है। इसके बाद में चौथा पार्ट आएगा जिसमें अगेन 25 क्वेश्चन होंगे और पूरे मार्च महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम इन 100 क्वेश्चन में पूरी तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, ध्यान रखिएगा। इनकी नोट्स आप बनाते चलिए। वैसे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है नोट्स बनाने की, बट हाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा तो वो नोट्स आप बना सकते हो, क्योंकि ये जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यूज़र नेम है। यहाँ से आप जा करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट अलग से मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊंगा उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 51, इस वीडियो का 51 क्वेश्चन, यानी कि तीसरा पार्ट है। सो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा बाय द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, इंडियाज गोल्ड इंपोर्ट्स रोज 5% at 802.8 tons on a year basis in 2024 due to high investment demand and big purchase by the Reserve Bank of India। देखो, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इतना लंबा चौड़ा जो सेंटेंस लिखा हुआ कह रहा है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का एक डेटा आया है और उसने कहा है कि भैया भारत में जो है ना, वो सोने का जो आयात है वो 5% बढ़ गया है। कितना हो गया? 802.8 टन 2024 में। ठीक है, किसकी वजह से? जो हाई इन्वेस्टमेंट डिमांड है और बहुत ज़्यादा परचेज हो रही है बड़े मात्रा में, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो परचेज किया गया उसमें बढ़ोतरी आई है। तो ये कह रहा है, अब कह रहा है विद रेफरेंस टू द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। ये तो आपको करंट बता दिया इसने इतना कि भैया इतने परसेंट का इजाफा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंपोर्ट किया है, परचेज किया है। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने ये रिपोर्ट जारी करी है। तो अब बताओ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हिसाब से ये सेंटेंसेस सही हैं या गलत है? सेंटेंस लिखा हुआ, इट वाज फाउंडेड इन 1987। दूसरा है, इट्स हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन दुबई। कौन सा सेंटेंस है? अगर हम ध्यान से देखेंगे, पहला सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, इसकी स्थापना हुई थी 1987 में, बट इसके जो हेडक्वार्टर्स है ना, वो दुबई में नहीं है, वो है कहाँ पे? लंदन में है। तो अगर इसकी हम बात करें तो ये एक नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है। ये ऐसे देश जो कि गोल्ड प्रोड्यूस करते हैं उन सबको मिला करके एक एसोसिएशन बनता है जो कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल बनाते हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? अगेन लंदन, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ओके। सो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, पहला केवल सही है। क्वेश्चन नंबर 52, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है, विद रेफरेंस टू द विनर्स ऑफ द बनारस लिट फेस्ट अवार्ड, विच, ये लिट एक्चुअली लिटरेचर से संबंधित है। ठीक है, लिटरेचर का शॉर्ट फॉर्म है, बनारस लिटरेचर फेस्ट अवार्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। ये कैटेगरी लिखी हुई है और इधर जो बुक है उसको ये कैटेगरी का अवार्ड दिया गया। तो क्वेश्चन है, प्रेमचंद अवार्ड फॉर फिक्शन हिंदी लैंग्वेज में ये दिया गया ऑशविट्स एक प्रेम कथा। हालांकि ये कह रहा है कि ये मिलान इस तरीके से है, तो ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो प्रेमचंद अवार्ड फॉर फिक्शन हिंदी के लिए ये ऑशविट्स एक प्रेम कथा को दिया गया, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड फॉर ट्रांसलेशन, ये किसको दिया गया? द पेशेंट इन बेड नंबर 12, नहीं इसको नहीं दिया गया, जबकि ये दिया गया इसको द कीपर ऑफ डेजोलेशन स्टोरीज। ठीक है, और ये जो रस्किन बॉन्ड अवार्ड फॉर फिक्शन ये इंग्लिश में दिया गया, ये दिया गया इसको द पेशेंट इन बेड नंबर 12। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वन ओनली। ठीक है, सही क्या क्या होगा? इसका इससे मैच होगा, इसका इससे मैच नहीं होगा, इससे मैच होगा और इसका इससे मैच होगा। ठीक है, सो दीज आर द राइट आंसर्स। अब इन बुक्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो ऑशविट्स एक प्रेम कथा है, इसकी राइटर है गरिमा श्रीवास्तवा, नोट कर लीजिएगा। और ये द पेशेंट इन बेड नंबर 12, ये जो लिखा हुआ है द पेशेंट इन बेड नंबर 12, इसके राइटर है राजकमल झा। जबकि अगर इस बुक की बात करें, रविन्द्रनाथ टैगोर अवार्ड जो जिसको दिया गया द कीपर ऑफ डेजोलेशन स्टोरीज। अच्छा, डेजोलेशन का मतलब होता है निराशा, या फिर जिसको टेंशन बोलते हैं, बहुत ज़्यादा पेसिमिज्म में आदमी चला जाता है, उसको डेजोलेशन बोलते हैं, अवसाद जब हो जाता है। ठीक है, सो द कीपर ऑफ डेजोलेशन स्टोरीज, इसके राइटर हैं चंदन पांडे, और इसको लिखा यानी कि ट्रांसलेट किसने किया है? सायरी देवनाथ, जो कि हार्पर कॉलिंस पब्लिकेशन से पब्लिश हुई है। इतनी जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। द 31st स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड SAG अवार्ड टू प्लेस इन लॉस एंजलिस, इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो 31वां स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड दिया गया। अच्छा, गिल्ड पता क्या होता है? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन लोगों का जिसमें सारे लोग एक जैसा काम करते हैं, है ना। जैसे कि अब एक्टर्स का ये अवार्ड है, तो वहाँ पे जितने भी लोग आए होंगे सारे एक्टर्स ही होंगे, एक जैसा काम करते हैं, तो उसको गिल्ड कहते हैं, ठीक है। सो ये अवार्ड जो हुआ वो लॉस एंजलिस में हुआ। इसके रिगार्डिंग 3 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय अ मेल एक्टर इन अ लीडिंग रोल, किसको दिया गया? टिमोथी चालमेट को। आई एम सॉरी इफ माई प्रोनाउंसिएशन इज नॉट दैट मच करेक्ट, क्योंकि ये नाम का प्रोनाउंसिएशन किस हिसाब से सही होगा आई डोंट नो, बट हाँ जितना मैं समझ पा रहा हूँ टिमोथी चालमेट या शैलमेट, जो भी आपको सही लगे बोल सकते हो। दूसरा है द इवेंट वॉज होस्टेड बाय क्रिस्टियन बेल। तीसरा है जेन फोंडा रिसीव्ड द SAG लाइफ अचीवमेंट अवार्ड एक्नॉलेजिंग हर रिमार्केबल करियर एंड ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स। तो इन सेंटेंसेस में कौन सा सेंटेंस सही है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, तीनों सेंटेंसेस सही हैं, ठीक है। ये लॉस एंजलिस में हुआ। दूसरा जेन फोंडा जो है इनको, ये जो तीसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, जेन फोंडा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया इसमें, और इसका जो होस्ट किया है वो क्रिश्चियन बेल ने किया है। अच्छा, पता है ये टिमोथी चालमेट कौन है? आपने मूवी देखी होगी ड्यून, तो ड्यून में जो लीड एक्टर होता है वही है टिमोथी चालमेट, ठीक है। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। अच्छा क्वेश्चन है ये, कह रहा है आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू। तो हाल ही में आर्टिकल 200 जो है भारतीय संविधान का, वो न्यूज़ में देखा गया, किस चीज़ से संबंधित है? पहली बात तो न्यूज़ में क्यों था? न्यूज़ में इसलिए था कि तमिलनाडु गवर्नमेंट और तमिलनाडु के जो अभी के गवर्नर है RN रवि, उनके बीच में थोड़ा सा मतभेद हो गया। मतभेद ऐसे हो गया कि हुआ ये कि जैसे एक प्रोसेस होता है ना, आर्टिकल 200 में क्या आता है, जब गवर्नर के पास कोई बिल भेजा जाता है तो गवर्नर के पास 3 पावर्स होती हैं। पहला, या तो उसको मंजूरी दे देता है, दूसरा या तो उसको रिजेक्ट कर देता है गवर्नर, या तीसरा होता है कि उसको होल्ड कर लेता है, ठीक है। और इसको लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट में बात चली गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है। तो राइट आंसर इज ये, किस इसका सही उत्तर क्या होगा? गवर्नर का पावर, गवर्नर्स असेंटिंग पावर इज इन आर्टिकल 200। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 में हम देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। पहला है द नेम्स ऑफ द मैस्कट, सॉरी द नेम ऑफ द मैस्कट ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 इज करुणा एंड इट्स बाइलिंगुअल टैगलाइन इज चैंपियंस बियॉन्ड लिमिट्स, हौसलों की उड़ान। इनमें से कौन सा आंसर सही है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ओनली 2। पहला गलत है, क्यों? क्योंकि जो मैस्कट है ना वो एक है गौरैया, और उस गौरैया का जो मैस्कट का नाम रखा गया वो है उज्ज्वला, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। और ये तो जो इसकी टैगलाइन है, बाइलिंगुअल टैगलाइन है पैरा खेलो इंडिया पैरा गेम्स की, चैंपियंस बियॉन्ड लिमिट्स, और दूसरा है हौसलों की उड़ान। अगर इसके बारे में हम बात करें तो नई दिल्ली में ये हुआ था, ये भी पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा कहाँ पे हुआ, तो ये नई दिल्ली में हुआ। और इसमें टोटल 6 पैरा स्पोर्ट्स थे, जिसमें जो प्लेयर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो कौन कौन से हैं? पैरा आर्चरी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा शूटिंग और पैरा टेबल टेनिस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और, इसका जो नेशनल एंथम था, यानी कि इसका जो एंथम था इस खेलो इंडिया पैरा गेम्स का, वो था खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया और जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया। दिस वॉज द एंथम ऑफ दिस गेम। क्वेश्चन नंबर 56, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला सेंटेंस है द फाइव आइज अलायंस वाज ऑफिशियली फॉर्म्ड इन 1946 एज एन इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क। दूसरा है ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा आर पार्ट ऑफ दिस अलायंस। इनमें से कौन सा आंसर सही है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ, दोनों सेंटेंसेस सही हैं। अगर फाइव आइज अलायंस की बात करें तो 1946 में इसकी स्थापना हुई थी, और विश्व की सबसे पुरानी और मोस्ट एक्सक्लूसिव इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क है ये। टोटल 5 देश हैं जो कि इसमें एक दूसरे से अपनी इंटेलिजेंस को साझा करते हैं, और इन पांचों देशों की लगभग 20 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इनकी सबकी मिला करके, वो सारी एक दूसरे से आपस में कोऑर्डिनेशन करके इंटेलिजेंस को शेयर करते हैं। और वो कंट्रीज़ कौन कौन है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा देश फाइव आइज अलायंस का पार्ट नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो फिलहाल मैं 5 देश बता दे रहा हूँ, वो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ रिसेंटली द ट्रेडिशनल गैर गैर ऑन रंग पंचमी वॉज इन द न्यूज इन विच स्टेट इट इज ऑर्गेनाइज्ड। तो हाल ही में गैर एक प्रोसेशन होता है, एक ट्रेडिशनल त्योहार है जो कि रंग पंचमी के दिन ये मनाया जाता है और न्यूज़ में था। तो पूछ रहा है किस स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया। ऑप्शंस आर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एमपी। तो एमपी का जो इंदौर है ना, इंदौर के बारे में खास बात यह है कि इट इज़ अगेन द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये होली के 5वें दिन निकाला जाता है, इसको फाग यात्रा भी बोलते हैं। गैर एक ट्रेडिशनल त्यौहार होता है जो कि इंदौर में मनाया जाता है। लगभग 200 साल पुरानी ये प्रथा है और जो वहाँ की होलकर डिनेस्टी, वहाँ का जो होलकर राजवंश था, उससे ये संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में 58। विद रेफरेंस टू ग्लोबल फ्री स्पीच इंडेक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट लिखा हुआ है दिस इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय एन इंडिपेंडेंट अमेरिकन थिंक टैंक कॉल्ड द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच। दूसरा है इंडिया हैज बीन रैंक्ड 24th आउट ऑफ 33 कंट्रीज इन द इंडेक्स। सही उत्तर क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2 दोनों सही है। तो अगर इसकी बात करें ग्लोबल फ्री स्पीच इंडेक्स की, तो अगेन अमेरिकन थिंक टैंक है कि जिसका नाम है द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, ये जारी करता है। इंडिया की रैंक है 24, टोटल 33 देशों में 24 रैंक है। और टॉप पे एज यूजुअल जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, ये सब टॉप पे हैं। ठीक है, इंडिया की 24वीं रैंक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, इतना ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द रिसेंटली लॉन्च्ड संसद भाषणी इनिशिएटिव। तो हाल ही में संसद भाषणी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, उसके बारे में कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है। इट एम्स टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस फॉर मल्टीलिंगुअल सपोर्ट एंड स्ट्रीमलाइंड प्रोसेसेस इन पार्लियामेंट्री वर्क। बिल्कुल सही। इट विल मेक इंफॉर्मेशन अवेलेबल ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। गलत। सही उत्तर क्या है? ओनली 1 इसमें सही है। तो कह रहा भाई देखो, लोकसभा के सेक्रेटरिएट ने और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, इन दोनों ने साथ में मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU साइन किया और उसके साथ ही साथ इन्होंने लॉन्च किया संसद भाषणी। ये एक AI पावर्ड मल्टीलिंगुअल पार्लियामेंट्री ऑपरेशन में काम करने वाला एक प्लेटफॉर्म है। तो जो कि पार्लियामेंट्री जितने भी वर्क्स हैं उनके हालांकि जितनी भी प्रोसेस है उनको अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करना और वहाँ की प्रोसेसेस को एक स्मूथ तरीके से सुचारू रूप से चलाना, ये काम है संसद भाषणी का। ठीक है, तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, मल्टीपल लैंग्वेजेस में है। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लिखा हुआ है रिसेंटली द SpaceX Crew 9 मिशन वॉज इन द न्यूज फॉर ब्रिंगिंग बैक नासा एस्ट्रोनॉट्स जिनका नाम है बैरी बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स। ये सुनी विलियम्स लिखा हुआ है, एक्चुअली इट इज सुनीता विलियम्स। हु वर स्ट्रैंडेड इन स्पेस फॉर मोर देन 9 months। वेयर डिड द स्पेसक्राफ्ट स्प्लैश डाउन ड्यूरिंग द रिटर्न ऑफ दिस मिशन। तो अगर हाल ही में क्या हुआ कि SpaceX का क्रू 9 मिशन जो है उसने क्या किया, जो अंतरिक्ष में 2 अंतरिक्ष यात्री फंसे थे, हालांकि 2 लोग और भी थे बट ये लोग ज़्यादा न्यूज़ में रहे, बैरी बुच विल्मोर और जो भारतीय मूल की निवासी हैं सुनीता विलियम्स, इनको 9 महीने के बाद धरती पर वापस लाया गया। तो पूछ रहा है कि जो स्पेस क्राफ्ट है वो धरती पे कहाँ गिरा था। ऑप्शंस लिखा है नियर द फ्लोरिडा कोस्ट, ऑफ द कैलिफोर्निया कोस्ट, इन द साउथ अटलांटिक ओशन या फिर ऑफ द पेरुवियन कोस्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नियर द फ्लोरिडा कोस्ट। तो यूएसए में जो फ्लोरिडा कोस्ट है ना, काफ़ी फेमस है। यहाँ से लगभग जितने भी इनके स्पेस क्राफ्ट वगैरह जो लॉन्च किए जाते हैं वो यहीं से ही किए जाते हैं। ठीक है, तो अच्छा, कई बार कैप्सूल का नाम भी पूछ लेता है, तो ड्रैगन कैप्सूल से ये दोनों लोग वापस आए थे। हालांकि 4 लोग थे, 2 लोग और भी थे। निक हेग थे जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के थे, और अलेक्जेंडर गोर्बनोव ये रशिया के रहने वाले थे। ये 4 लोग वापस आए हैं वहां से। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 61 लिखा हुआ है वेयर डिड द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च अ स्पेशल स्मार्ट स्कूल फॉर द डिसेबल्ड ऑन मार्च 19, 2025। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक स्मार्ट स्कूल लॉन्च किया है दिव्यांग बच्चों के लिए। ऑप्शंस आर लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, आगरा, वाराणसी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ग्रेटर नोएडा। अगर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखें ना, तो यूपी गवर्नमेंट ने एक तरीके से कोलैबोरेशन किया है किसके साथ, होंडा कंपनी के साथ में। ठीक है, और जो
अपने आप में एक पहला स्पेशल कैटेगरी का स्कूल है, जो कि खास करके जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनके लिए क्लासरूम्स तैयार किया गया, डिजिटल बोर्ड्स, लैब्स और बाकी की जो एजुकेशनल ज़रूरतें हैं वो डिसेबल्ड बच्चों के लिए, जो कक्षा 1 से 5 तक स्कूल है उनके लिए ये चीज़ें अरेंज कराई गई। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने होंडा कंपनी के साथ में मिलकर के ये इनिशिएटिव लिया है। क्वेश्चन नंबर 62, रिसेंटली अ कैंपेन हैज़ बीन स्टार्टेड टू मेक 1147 villages of Ayodhya district as model villages. What is the main objective of this model village campaign? तो हाल ही में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने अयोध्या जिले के 1147 गांवों को मॉडल गांव बनाने के लिए एक अनाउंसमेंट की है। तो कह रहा है कि जो मॉडल विलेजेस कैंपेन है ये एक्चुअल में है क्या, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, प्रमोटिंग टूरिज्म या फिर डेवलपमेंट ऑफ बेसिक फैसिलिटीज इन विलेज, या फिर प्रमोटिंग एग्रीकल्चरल वर्क, या फिर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू यूथ। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो अगर इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखें तो अयोध्या का जो तारुण ब्लॉक है वहाँ से वहाँ का एक गांव है माहन मऊ, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। चूंकि देखो ये यूपी स्पेशल करंट अफेयर है और जो यूपी एसआई आने वाला है, यूपी पीसीएस आने वाला है और खास करके जो यूपी आरओ एआरओ आने वाला है उसमें उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं ये यूपी वाले। ठीक है, तो करंट अफेयर्स को ध्यान से पढ़िएगा। तो कई बार क्या होता है ना, गाँव का भी नाम पूछ लेता है, चूँकि यूपी स्पेशल है ना, तो आपको इतना थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ेगा और पीसीएस लेवल का एग्जाम है तो यू विल हैव टू हैंडल दिस। सो माहनमऊ गांव है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। टोटल 1147 गांव होंगे अयोध्या के जिनको मॉडल विलेज बनाया जाएगा। उसमें क्या होगा कि जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत करी जाएंगी, जैसे जो रोड्स की कनेक्टिविटी है ना, ओपन डिफिकेशन जो होता है, खुले में जो शौच होता है उससे छुटकारा दिलाया जाएगा, वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, वाटर मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है उन गाँवों में ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 63, recently Jaladpara National Park was in the news due to an increase in the number of one-horned rhinoceros. Consider the following statements in this context. तो हाल ही में क्या हुआ, जलदपाड़ा जो नेशनल पार्क है वो न्यूज़ में था, इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि जो एक सींग वाला राइनोसेरस गैंडा है उसके संख्या में हुई है बढ़ोतरी, जिसकी वजह से न्यूज़ में था। अब उससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक का पोर्शन है, वो कह रहा है कि दिस सेंचुरी इज लोकेटेड इन द फुटहिल्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयज इन अलीपुर द्वार डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल। दूसरा है दिस नेशनल पार्क इज द सेकंड लार्जेस्ट हैबिटेट ऑफ वन हॉर्न राइनोसेरस इन इंडिया आफ्टर काजीरंगा नेशनल पार्क ऑफ आसाम। तो कह रहा है कि ये जो नेशनल पार्क है ये अलीपुर द्वार जो जिला है वेस्ट बंगाल का वहाँ पे स्थित है। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है, पहला सेंटेंस तो सही है, दूसरा ये है कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है आसाम का, सबसे ज़्यादा वन हॉर्न राइनोसेरस वहीं पाए जाते हैं। उसके बाद अगर किसी और पार्क में पाए जाते हैं तो वो यही है जलदपाड़ा नेशनल पार्क। वो ये दूसरा सेंटेंस कह रहा है और बिल्कुल सही है। उस हिसाब से राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। अब इसके बारे में अगर थोड़ा सा और डीपली देखें तो लगभग 70% का इजाफा हुआ है इनकी संख्या में। अभी तक 229 थे, लेकिन जब इनकी काउंटिंग हुई तो ये टोटल 392 राइनोसेरस पाए गए। ठीक है, और ये जो जलदपाड़ा नेशनल पार्क है, ये जो राइनोसेरस की गिनती हुई उसी के साथ साथ इस पार्क से साथ साथ गोरुमारा नेशनल पार्क है, छपरा मारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये जो जलपाईगुड़ी के जो और भी जंगल है वहाँ के इन सारे एरियाज को मिला करके ये काउंटिंग की गई है। बट उसमें मेन कौन सा है, जलदपाड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, ओके। अच्छा, एक बात और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो एक सींग वाला राइनोसेरस है इसका साइंटिफिक नेम क्या है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। क्वेश्चन नंबर 64, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली इम्पोज्ड अ टूरिस्ट फी ऑफ ₹50 पर पर्सन। कौन सा ऐसा स्टेट है, किस राज्य सरकार ने एक टूरिस्ट फीस लगाई है प्रति व्यक्ति ₹50। ऑप्शन आर राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर या फिर सिक्किम। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सिक्किम। तो सिक्किम गवर्नमेंट ने कहा भैया अगर आप टूरिस्ट बन के आते हो, हमारे यहाँ घूमने आते हो, तो आपको पर पर्सन ₹50 देने होंगे और ये 1 महीने के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, और ये दिया क्यों गया, ताकि जो सिक्किम का टूरिज्म बिजनेस है ना उसका एक नया रूल आया है, उसके अंतर्गत ये जो फीस इम्प्लीमेंट की गई है उससे वहाँ के जो
रेवेन्यू है उसको हेल्प मिलेगी और टूरिज्म में इजाफा होगा, लोग घूमने आएंगे तो जो वहाँ की लोकेलिटी है उनको भी फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट है उनको भी फ़ायदा होगा, दैट्स इट। फिलहाल इस पर्टिकुलर फीस से दो लोग ऐसे होंगे जिनको फीस नहीं देनी पड़ेगी। वो कौन से हैं? 5 साल के नीचे के बच्चे और जो कि सरकारी ऑफिशियल हैं, जो अपने किसी सरकारी काम से उस स्टेट में गए हैं, उनके लिए ये फीस माफ़ है। बाकी सभी लोग ये 50 रुपये एक महीने के देंगे, बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है फिलहाल। चलो क्वेश्चन नंबर 65। ऑन March 17, 2025 द प्रेसिडेंट ऑफ पेरू डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन द कैपिटल लीमा। पेरू की कैपिटल है लीमा, वहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा। पहला क्वेश्चन ये है, या आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पेरू के प्रेसिडेंट हैं कौन। दूसरा, अब ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू पेरू। पेरू के लिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जैसे इट इज अ कंट्री लोकेटेड इन द ईस्टर्न साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। दूसरा, इट्स सदर्न बॉर्डर इज बॉर्डर्ड बाय द पैसिफिक ओशन। इन सेंटेंसेस में कौन सा सेंटेंस सही है? लिखा क्या है? इट इज अ कंट्री लोकेटेड इन द ईस्टर्न साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। दूसरा है इट्स सदर्न बॉर्डर इज बॉर्डर्ड बाय पैसिफिक ओशन। दोनों जो सेंटेंसेस है वो गलत है। क्यों गलत है? देखो, ये जो लोकेशन है ना पेरू की, ये वेस्टर्न साइड में है, पहली बात तो। ठीक है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में तो ये है ही नहीं। ठीक है, इतना तो पता ही होगा, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक, तो ये तो पहला सेंटेंस गलत है। दूसरा ये है कि इट्स सदर्न बॉर्डर इज बॉर्डर्ड बाय द पैसिफिक ओशन। नहीं, पैसिफिक ओशन इसके वेस्टर्न साइड में आता है। ठीक है, अगर पेरू की लोकेशन की बात करें, यहाँ पे मैंने मैप नहीं लगाया, फिलहाल मैं बता देता हूँ। अगर मान लो ये पेरू है ना, तो इसके इस साइड में पड़ता है पैसिफिक ओशन। ठीक है, ओके। हाँ, बाकी अगर इसकी हम बात करें, ये वेस्टर्न साइड में पैसिफिक ओशन पड़ता है, और इसके जो और भी जो देश हैं जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ऊपर साइड में नॉर्दर्न साइड में इक्वाडोर आता है, फिर इस साइड में कोलंबिया आता है, इधर आता है ब्राज़ील, फिर इस साइड में आता है बोलीविया, और सबसे नीचे आता है चिले। ठीक है, चिले से याद आया, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है चिले। पहली बात तो मैं उसके बारे में बता दूं, सबसे ज़्यादा लैटिट्यूड एक्सटेंशन का देश यही है। सबसे ज़्यादा लंबाई जो है अगर लैटिट्यूड के मामले में देखें तो वो इसी देश की है। आपको बताना है कितने लैटिट्यूड से कितने लैटिट्यूड तक ये इसका विस्तार है, चिले कंट्री का, और आपको कैपिटल भी उसकी बताना है, चिले की। ठीक है, चलो, तो उस हिसाब से इसका राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इन दोनों सेंटेंसेस में गलती थी, दोनों सेंटेंस गलत थे। क्वेश्चन नंबर 66। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 20th March. When did the United Nations General Assembly declare International Day of Happiness? कह रहा है हर साल 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कह सकते हो, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है। तो कह रहा है यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसको कब इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस घोषित किया था? ऑप्शंस आर 1 जनवरी 2010, 12 जुलाई 2012, 20 मार्च 2015 या फिर 5 अक्टूबर 2010। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 12 जुलाई 2012 में इसको डिक्लेयर किया गया, और इस बार की जो थीम है 2025 की, वो है केयरिंग एंड शेयरिंग। ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली डिसाइडेड टू चेंज द सिंबल ऑफ रूपी इन द स्टेट बजट ऑफ 25 to 26? देखो भैया, काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी इस पे। एक स्टेट है, वो कौन सा स्टेट है? ऑप्शंस है सेंट्रल गवर्नमेंट, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल या फिर महाराष्ट्र। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो तमिलनाडु ने क्या किया, जब अपना स्टेट का बजट पेश किया तो वहाँ पे जो रूपी का सिंबल है ना, इसको प्रेजेंट ही नहीं किया। इसकी जगह पे तमिल लैंग्वेज में जो रा लिखा जाता है और उसके ऊपर ऊ की मात्रा लगा करके उसको इन्होंने प्रेजेंट किया। चूँकि तमिलनाडु में हिंदी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हेट है, मतलब वहाँ के लोगों में अक्सर ये थोड़ा सा प्रेजुडिसेस है हिंदी और तमिल को लेकर के, ये काफ़ी लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है। तो उन्होंने इसको हटा दिया था तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी ये बनी हुई थी। तो तमिल लैंग्वेज में जो ऐसे होता है, ये र होता है, और यहाँ पे इसका ऐसे ये सिंबल होता है रू का। ठीक है, रुपया। तो इसको उन्होंने अपने बजट में लाया था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा। तो यही है, इतना ही ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवार्डेड द गोल्ड मर्करी प्राइज 2025?
किसको गोल्ड मर्करी प्राइज 2025 का दिया गया? ऑप्शन आर नरेंद्र मोदी, शाहरुख खान, दलाई लामा या फिर अनुपम खेर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दलाई लामा को दिया गया ये अवार्ड। हिज हॉलीनेस दलाई लामा, इनको गोल्ड मर्करी 2025 गोल्ड मर्करी प्राइज 2025 दिया गया। किस चीज़ के लिए? ये जो कल्चर ऑफ पीस प्रमोट करते हैं, शांति का कल्चर प्रमोट करते हैं, कंपैशन और सस्टेनेबिलिटी का कल्चर को प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये अवार्ड दिया गया। और ये अवार्ड सेरेमनी हुई कहाँ थी? 31 मार्च 2025 को धर्मशाला में हुई थी, इंडिया में धर्मशाला में हुई थी। इस अवार्ड की स्थापना हुई थी 1961 में। ठीक है, किसने करा था? मर्करी इंटरनेशनल है, ये ग्लोबल गवर्नेंस थिंक टैंक है जिसने इसकी स्थापना करी थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 69, विद रेफरेंस टू द रीसेंट रीनेमिंग ऑफ द रिक्रूट्स ट्रेनिंग सेंटर आरटीसी ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ इन अरक्कोनम, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हाल ही में क्या हुआ, अरक्कोनम में जो रिक्रूट्स ट्रेनिंग सेंटर आरटीसी सेंटर है किसका? सीआईएसएफ का, उसका नाम बदल दिया गया, वो नाम रखा गया। आगे देखते हैं किसके लिए रखा गया। सेंटेंस लिखा हुआ है कि इट हैज बीन रीनेम्ड एज राजादित्य चोलन तक्कोलम। दूसरा है राजादित्य चोलन वाज द सन ऑफ परांतक प्रथम। इन दोनों में कौन सा सेंटेंस सही है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बोथ। दोनों सेंटेंसेस सही हैं। अगर इस आरटीसी सेंटर की बात करें तो तमिलनाडु के अरक्कोनम में ये पड़ता है और इसका नाम बदल दिया गया राजादित्य चोलन तक्कोलम करके। क्यों? क्योंकि ये राजादित्य जो चोल थे, ये चोल साम्राज्य के राजकुमार थे, राजा थे, और ये जो है परांतक प्रथम जो राजा थे उनके पुत्र थे। ठीक है, चोल वंश के, जिनके नाम पे ये इसका नाम रखा गया इस आरटीसी का। क्वेश्चन नंबर 70, रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन किंजरप्पू राम मोहन नायडू इनॉग्रेटेड द उड़ान यात्री कैफे एट चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो करंट ये है कि हाल ही में क्या हुआ, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है राम मोहन नायडू जी, इन्होंने उड़ान यात्री कैफे की स्थापना करी। स्थापना यानी कि उसका इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया। ये अपने आप में एक काफी यूनिक कैफे है और कह रहा है कि सबसे पहला इस प्रकार का कैफे कहाँ पे खोला गया था। ऑप्शन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता, तिरुपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश, तेजू एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश या फिर मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता में पहली बार इस प्रकार का एक कैफे खोला गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, द इंडियन आर्मी इन पार्टनरशिप विद द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड मरीन पुलिस कैरीड आउट द एक्सटेंसिव मिलिट्री एक्सरसाइज जल थल रक्षा। तो इंडियन आर्मी ने इंडियन कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस के साथ में मिल करके एक मिलिट्री एक्सरसाइज करी, जल थल रक्षा। ये कहाँ पे करी है, यही क्वेश्चन है। ऑप्शंस आर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर हरियाणा। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात में इसकी ये जो एक्सरसाइज है ये हुई है। ठीक है, बेट द्वारका जो गुजरात में है वहां पे ये एक्सरसाइज की गई। क्वेश्चन नंबर 72, रिसेंटली द स्वावलंबिनी वाज लॉन्च्ड एट चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ विद इट्स रेफरेंस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट है इट वाज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड नीति आयोग। दूसरा, इट इज टू बोल्स्टर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। कौन सा सही है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दोनों सेंटेंसेस सही हैं। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने नीति आयोग के साथ में मिल करके इसको लॉन्च किया है। ठीक है, और ये क्यों लॉन्च किया गया? ताकि जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, उनको एंटरप्रेन्योरशिप का एक माइंडसेट दिया जा सके, कैसे रिसोर्सेज को मैनेज करना है, उनको मेंटरशिप दी जा सके, ताकि आगे चल के वो बड़े एक एंटरप्रेन्योर के ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करें, एज अ वेरी गुड एंटरप्रेन्योर बन के निकलें और देश का नाम रोशन करें। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आपके लिए और छोड़ देता हूँ। अभी बताइए करंट में नीति आयोग के सीईओ कौन है? ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 73, रिसेंटली ऑरोविल सेलिब्रेटेड इट्स 57th बर्थ एनिवर्सरी विद इट्स रेफरेंस, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हाल ही में ऑरोविल एक जगह है, ये एक एक्सपेरिमेंटल सिटी है, इसने अपनी 57th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ऑरोविल इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ केरला। दूसरा है इट इज एन एक्सपेरिमेंटल टाउनशिप इन इंडिया दैट वाज फाउंडेड इन 1968। कौन सा सही है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। क्यों? क्योंकि ये केरला में नहीं है भाई साहब, ये है तमिलनाडु, जो पौंडीचेरी का हल्का सा एरिया आता है, तमिलनाडु में बेसिकली ये ऑरोविल
जो सिटी है ये एक एक्सपेरिमेंटल टाउनशिप है जो कि बनाई जा रही है, अभी पूरी तरीके से बन के तैयार भी नहीं हुई है। आई हैव बीन टू दिस प्लेस, इट्स अ वंडरफुल प्लेस, बहुत ही खूबसूरत है और काफ़ी यूनिक प्लेस है। जब आप वहाँ पे विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा। दूसरी बात, ये ऑरोविल का जो डेवलपमेंट हुआ था इट वाज डन बाय मीरा अल्फासा। इनको वहाँ पे मदर भी कहा जाता है, द मदर के नाम से, द मदर की उपाधि से वहाँ पे कहा, इनको सम्मानित किया जाता है। दूसरी बात ये है कि जो औरबिंदो हैं, श्री औरबिंदो, उनकी टीचिंग्स और उनकी प्रैक्टिसेस को प्रमोट करने के लिए इसको बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 74, रिसेंटली Trinamool Congress MP Sagarika Ghosh filed a privilege motion against External Affairs Minister S. Jaishankar for his allegedly misleading statement about the deportation of Indians from the United States। तो थोड़ा सा पॉलिटिकल न्यूज़ है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड कुछ इसमें हम पॉइंट देखेंगे। तो उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जैसे इट कैन बी मूव्ड बाय एनी मेंबर फ्रॉम ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये बात कर रहा है किसके लिए, जो प्रिविलेज मोशन है उसके रिलेटेड ये बात कर रहा है कि जो मोशन है इट कैन बी मूव्ड बाय एनी मेंबर फ्रॉम ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। दूसरा है आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ ईदर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर्स एंड इट कमिटी। कौन सा सेंटेंस इसमें सही है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ, दोनों सेंटेंसेस सही हैं। अगर प्रिविलेज मोशन की बात करें तो जो सारे एमपीज होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, इनको कुछ राइट्स दिए जाते हैं, कुछ इम्यूनिटीज दी जाती हैं, इनको इंडिविजुअली और कलेक्टिवली भी दी जाती हैं ताकि वो अपनी ड्यूटीज को प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर सके। और जब कोई मेंबर इसका ब्रीच करता है, यानी कि इसका गलत तरीके से फायदा उठाता है, तो पार्लियामेंट्री लॉज के अंतर्गत उसको पनिश किया जाता है। और अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसा करता है तो उसको पनिशमेंट देने के लिए दोनों हाउस में से किसी भी हाउस में से इस मोशन को किसी भी मेंबर के द्वारा जारी किया जा सकता है, यानी कि हाउस में इसको एक मोशन के तौर पे उठाया जा सकता है। ठीक है, और ये बात मेंशन किस में है? आर्टिकल 105 में ये मेंशन है। ठीक है, दिस वाज द ओवरऑल ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारे लिए एग्जाम के लिए इतना महत्वपूर्ण है। बाकी किसने किसके ऊपर लगाया, किस मिनिस्टर के ऊपर लगाया, ये इतना मैटर नहीं करता, एग्जाम में पूछेगा भी नहीं। ठीक है, next and last question of this video is question number 75. Recently the Geological Survey of India, on the one of the oldest scientific organizations in the country, celebrates its 175th year of geoscientific legacy। तो हाल ही में जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है अपना 175वां स्थापना दिवस मनाया। इसके रिगार्डिंग कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जैसे इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1851 बाय सर थॉमस ऑल्डम। दूसरा है its headquarters are located in Kolkata, and third sentence is it is under the Ministry of Earth Sciences। इनमें से कौन सा क्वेश्चन यानी कि कौन सा सही है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पहला और दूसरा, यानी कि इसकी जो स्थापना है वो 1851 में की गई थी सर थॉमस ओल्डम द्वारा, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो कोलकाता में है, बिल्कुल सही है। तीसरा जो लिखा है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत नहीं आता, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। सो दीज वर इंपॉर्टेंट 75 क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ में आए होंगे। ये 75 क्वेश्चंस हैं। इस टोटल मिलाकर के हमने मार्च महीने के जो टॉप 100 क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनमें से हमने 75 को कंप्लीट कर लिया है। चौथी वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा 76 से 100। और इस वीडियो के बारे में आप ज़रूर अपनी कोई सुझाव हो, सलाह हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, आपके साथ साथ उनका भी भला होगा। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।